हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए वीडियो की शुरुआत करेंगे और ये वीडियो में जो आपको प्रश्न दिख रहा है तो ये इस तरह से एडवांस मैथ के हम लोग इसमें 10 प्रश्न लेके आएंगे, जो कि हम लोग के क्लासेस में, हम लोग के इंस्टीट्यूट में जो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट बनता है, जी हाँ, जो प्रैक्टिस सेट बनता है जिसका कोई भी कॉस्ट नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में बनता है। प्रत्येक दिन आपका 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें आपका 30 मैथ के प्रश्न होते हैं, 20 से 25 रीजनिंग के प्रश्न होते हैं और लगभग 50 प्रश्न जो होते हैं वो जीके जीएस के होते हैं। तो इस तरह से उसमें जो एडवांस मैथ के जो 10 महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं 10 महत्वपूर्ण सवालों का एक हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन वीडियो लेकर आते हैं। आप बाढ़ में कहीं भी सेट बनाते हो तो नॉर्मली उसका सॉल्यूशन वीडियो नहीं बनता है ना। कोई भी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी सेट बनता है तो कोई उसका सॉल्यूशन नहीं करवाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी उस प्रैक्टिस सेट के कठिन सवाल है उनका सॉल्यूशन आपके यूट्यूब चैनल पर डाल दे, तो उसी का आप 10 महत्वपूर्ण जो आपका क्वेश्चन है, तो ये सेट नंबर हम लोग का 21 था, ठीक है। और ये सेट नंबर 21 में जो बहुत इंपॉर्टेंट पहला सवाल है वो क्या कह रहा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि एक त्रिभुज का केंद्रक और दो शीर्ष दिया हुआ, मान लो ये आपका एक शीर्ष है, ठीक है। तो आपका ये केंद्रक है जिसको इंग्लिश में हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, और दो शीर्ष, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है 4 और 5, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। किसका कोऑर्डिनेट कितना है 4 और 5। और दूसरा जो है मान लो ये है, तो ये -1 और 1, ये इसका कोऑर्डिनेट है। तीसरे काम को नहीं पता तो सबसे पहले तीसरे काम को निकालना पड़ेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लें x और कितना y, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो देखो हम लोग जानते हैं कि केंद्रक का फॉर्मूला होता है, मान लो सेंट्रॉइड यहाँ बीच में कहीं है, तो इसका फॉर्मूला मान लो वो x1 y1 होगा, तो वो कैसे निकलेगा, तो आपका होता है फॉर्मूला x1 प्लस, है ना, x2 सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटे में 3 इक्वल टू पहला जो इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो डायरेक्ट मैं वैल्यू लिखता हूं कितना, आप देखो 4 है ना, यहाँ पर कितना 4 प्लस 1, तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 4 और प्लस -1 वो -1 हो जाएगा, और तीसरा का नहीं पता है तो प्लस x बटे 3 किसके बराबर, तो आपका इसके 1 के बराबर, इक्वल टू में 1 हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स इक्वल टू 3, तो x का कितना 0, तो यहाँ पर जो x होगा, मान लो जो भी आपने माना, जो भी कोऑर्डिनेट माना, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। मतलब कि इस कोऑर्डिनेट में x का मान निकल जाएगा 0। अब कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा निकालेंगे उसी प्रकार, कितना, तो इसको करेंगे किसको 5 को, है ना। तो अब लिखेंगे 5 प्लस 1 और प्लस यहाँ पर कितना y बटे 3 इक्वल टू 13 और इनटू में 3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 13 माइनस 6 यानी कितना 7, यानी इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया 0 और कितना 7। अब देखो इसका, यानी एक ट्रायंगल के तीनों शीर्ष बिंदु का कोऑर्डिनेट जब पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालने आना चाहिए। कैसे निकलता है, तो इसका फॉर्मूला आपको 1 2 3, देखो ऐसे ही याद रखना 1 2 3, मतलब पहला का x लेना है, x1 लेना है, तो घटता है y2 माइनस y3, और यही पैटर्न चलता है। फिर आगे क्या चलेगा 2 3 1, और फिर आगे क्या चलेगा 3 1 2, यही आगे बढ़ते रहता है। तो इसी को आगे हमको बढ़ाना है और यही पैटर्न हम लोग को याद रखना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, हमसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखो आपको याद होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर कैसे निकलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, बेसिक सा फॉर्मूला होता है, वो हम लोग लिख लेंगे 1/2, और जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, तो सीधे घटा लेंगे कितना, तो x1 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर x1 लेते हैं, यानी 4 इंटू कितना, तो y2 माइनस y3, एक में 7 घटेगा कितना 6 हो जाएगा, प्लस अब इस बार हम लोग x2 लेंगे, यानी कितना, दिमाग में रखना -1, है ना। और नॉर्मली आप जानते हो कि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, लेकिन चलो इसको रखेंगे -1, और घटाना कितना है 7 माइनस 5, आपका है ना 7 माइनस 5 कितना, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तीसरा उसी प्रकार क्या होगा,
तीसरा आपका यहाँ पर जीरो, जीरो में किसी से गुना करोगे तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी आगे वाला को डायरेक्ट मैं शॉर्ट में जीरो लिख देता हूँ। पता है कि ये आपका वैल्यू ये मॉड में, एक तरह से मॉड में होता है, तो आपको पता है कि ये वैल्यू निगेटिव में नहीं पॉजिटिव में होगा। यानी थोड़ी देर के लिए इस वन को भी हम लोग हटा सकते थे, मतलब कि कह सकते थे कि वन ही होगा, निगेटिव वन नहीं होगा, ठीक है। अब आप निकाल लोगे और ये सब आपको आता होगा। 24 दो कितना 26, यानी कितना आपका 13 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इतना लंबा नहीं करके हम एक और तरीका यहाँ पे यूज कर सकते थे कि देखो पहला कोऑर्डिनेट कितना था 4 और 5, दूसरा कोऑर्डिनेट -1 1 और तीसरा कितना 0 और 7। आप लोग दूरी निकालते तो यहाँ पर ये क्या होता, ये 5 4 हो जाता, और इसका जब दूरी निकालते हैं तो 1 और कितना 6, आप गुना कर लोगे 6 5 30 और 30 में 4 घट जाएगा तो आपका कितना 26/2। तो यहाँ एक शॉर्ट मेथड होता है, जबकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सॉरी जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो एक शॉर्ट मेथड ये भी होता है कि यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी निकालते हैं हम लोग, तो ये उलट जाएगा तो 5 4 हो जाएगा, और ये जब चेंज हो जाएगा तो 1 6 हो जाएगा। तो गुना कर लेंगे 6 5 30, 30 में 4 गया 26, 26/2 कितना 13। तो ये मेथड बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा क्योंकि आपने कंसेप्ट के साथ पढ़ा नहीं है, लेकिन जो बच्चे पढ़े हैं वो बना सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी लॉन्ग प्रोसेस है, ये ऐसे बनेगा, इतना लंबा तो आपको लगेगा ही। तो चलो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यारा सा सवाल है, कह रहा है a प्लस 1/a का वैल्यू 2 है। तो निश्चित तौर पर आप बताओ a प्लस 1/a का वैल्यू 2 है, तो निश्चित तौर पर यहाँ आप कह सकते हो कि इसका मतलब a का वैल्यू कितना 1। उसी प्रकार b प्लस 1 इसका वैल्यू -2, इसका मतलब b का वैल्यू कितना -1, तभी तो -1 किसमें -2 में बदलेगा। आपसे इसका वैल्यू कह रहा है, तो सिंपल सोचो कि जब आपके पास इसका वैल्यू आपका किसका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान देना कि जब कभी भी a प्लस 1/a का वैल्यू 2 हो तो आप जब इसका स्क्वायर भी करते तो नॉर्मली इसका क्या होगा 2 का स्क्वायर में से 2 घट जाएगा, यानी कितना 2 ही होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि b, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार b प्लस 1/b का वैल्यू -2 दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पर जब इसका वर्ग करोगे तो निश्चित तौर पर b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर का वैल्यू यहाँ भी कितना होगा 2 ही हो जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 में से 2 घटाओगे तो 2 है। तो अब देखो यही वैल्यू यहाँ पर पुट करना है आपको, वैल्यू किसका निकालना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको कितना आया था, इसका वैल्यू आपको पता है 2, और इसका भी वैल्यू आपने कितना निकाला 2। देखो यहाँ ये क्वेश्चन 2 था, इसका वैल्यू भी 2 पुट कर दोगे तो 2 + 2 यानी आपका आंसर कितना, इस प्रश्न का उत्तर 4 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अलजेब्रा का बहुत प्यारा सा सवाल है। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि पी ए किसके बराबर है। कह रहा है कि ए का मान ज्ञात करें जब एक बहुपद है पी ए, वो किसके बराबर xq प्लस 3x स्क्वायर -2ax प्लस 3। जहां पे देखो कह रहा है कि a नियतांक है और कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू विभाजित करने पर, कह रहा है कि a नियतांक है जिसे इसके द्वारा विभाजित किया जाता है। जब कभी भी किसी के द्वारा विभाजित किया जाता है तो उस वैल्यू को हम जीरो के बराबर मानते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना -1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना -1 हो जाएगा, ठीक है। और विभाजित करने पर शेषफल ये बचता है, तो आपको करना क्या है कि ये एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी आप यहाँ पर जब करोगे तो इसका वैल्यू कितना -5x के बराबर रखो, क्योंकि ये बच जा रहा है। अब प्रश्न को किसी तरीके से तोड़ना होगा कि जहां पर हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सके। तो कैसे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू रख दिए है ना, किसके बराबर, इसी का वैल्यू रख देंगे -5 है, तो इसको इधर लिख लेते हैं कि -5 क्या था वहां पर x था, -5x का वैल्यू, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू एक्स। तो बोलोगे हाँ सर क्यूब है तो लिख ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये तो ठीक है। -2ax और प्लस कितना 3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां इसका वैल्यू पुट करेंगे कितना
-1 पुट कर दो वैल्यू। जैसे ही -1 पुट करोगे तो यहाँ तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, -1 इंटू एक्स। और अब बताओ इसमें यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर -1 पुट करोगे 3 से, तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे कि -3। फिर कितना, -2ax प्लस कितना 3। आपका +3 है ना, आपका +3 और -3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ या ना, तो हाँ बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचा -5x किसके बराबर, -x -2ax। क्या इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ -x कॉमन ले सकते थे। तो -5x किसके बराबर, -x, और यहाँ पर 1 प्लस कितना 2a के बराबर। ये इससे और इससे कट जाएगा। जैसे ही कट जाएगा तो बोलोगे कि 1 प्लस 2a का वैल्यू कितना 5 हो जाता है। इसका मतलब 2a का वैल्यू कितना 4 हो जाएगा। इसका मतलब a का वैल्यू कितना, तो आपका a का वैल्यू 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ये प्यारा सा और इजी सा सवाल था आपका। ये अलजेब्रा में हम लोग को पढ़ना होता है बहुपद वगैरह के बारे में। तो चलो सिंपल था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत प्यारा सा सवाल है, इजी है, आसान है, हम बना सकते हैं। कैसे, कह रहा है कि एक 800 मीटर की लंबी एक ट्रेन एक खंबे को पार करती है। जब कभी भी एक ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना, दूरी बटे कितना चाल, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। अब बताओ कितने, कह रहा है कि 72 सेकंड में, 72 सेकंड में पार करती है। और आपको समझना पड़ेगा कि जब एक रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी इसका मतलब उसे केवल अपनी लंबाई ही तय करनी होगी। चाल हमने मान लिया था किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कैलकुलेट करेंगे। 18 से कितना बार में, 18 से 4 बार में, है ना, 18 से कितना बार में, 4 बार में। और आपका यहाँ पे हाँ थोड़ा सा 18 से कितना बार में, तो 18 से ये कट गया 4 बार में, ये गुना हो जाएगा। और काट सकते हो आप इससे, है ना, कि 5 से कितना 160 बार में, और इस 4 से कितना 40 बार में, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो कितना 40 किलोमीटर पर आवर। ये किस ट्रेन का, तो फर्स्ट ट्रेन का चाल निकला। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक 1200 मीटर लंबी ट्रेन, दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई 1200 है, वो एक पोल को 72 सेकंड में पार करती है। तो सोचो, आप नॉर्मली सोचो कि मतलब कि 800 मीटर 72 सेकंड में, और यहाँ 1200 मीटर भी 72, यानी हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेन अगर लगाते तो बोलते हैं कि 800 मीटर अगर 72 सेकंड में कोई ट्रेन के द्वारा पार कर रही है ना, यानी कि 24 सेकंड में कितना 400 मीटर। तो इसका 3 गुना, इसका 3 गुना कितना, तो इधर का भी 3 गुना, है ना। यानी निश्चित तौर पर हम कह सकते थे कि अब देखो यहां पर चाल था कितना 40, ठीक है, और उस अनुसार आप कह सकते हो कि इसका मतलब इसका चाल कितना 60 हो जाएगा। कुछ बच्चों को डायरेक्ट ये चीज समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा वो लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे। कैसे, तो फिर अब करेंगे, फिर प्रश्न से लिखेंगे, है ना। आप फिर प्रश्न से जब लिखोगे तो फिर आप कैसे बनाओगे, फिर वही काम करोगे कि यहाँ पर 72 सेकेंड और इस बार 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी पार कर रही है, 5 इंटू 18, फिर कट जाएगा इससे कितना 4 टाइम्स में, और 5 से कितना, तो आपका 240, यानी x का वैल्यू कितना 60 किलोमीटर पर आवर। ये लॉन्ग प्रोसेस से भी कर सकते थे, थोड़े से ब्रेन को अप्लाई करके भी निकाल सकते थे। अब अगर क्वेश्चन में क्या करा है, यदि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में, यदि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चले तो धीमी ट्रेन के पीछे से आने वाली तेज ट्रेन उसे कितने समय में पार करेगी। अब देखो पढ़े हो कि जैसे ही दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू करेगी तो फिर से हम लोग का फॉर्मूला बनता है क्या, कि समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो यहाँ पर चूंकि ट्रेन को पीछा कर रही है तो दोनों का दूरी जुट जाएगा, यानी 800 और 1200 यानी कितना 2000 मीटर, और दोनों
पीछा कर रहा है, तेज चलने वाला पीछा कर रहा है, मतलब दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो एक दिशा में चाल क्या होता है, घट जाता है। यानी आप 60 में से किसको 40 को घटाओगे तो कितना 20। ठीक है, ये किलोमीटर पर घंटा में था तो मीटर पर सेकंड में इसको बदल देंगे। 20 से कितना बार में, तो 20 से कितना 100 टाइम्स में, और 5 से कितना बार में, तो 20 बार में, यानी कितना, तो आपका आंसर जो होगा 360 सेकेंड राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो देखो ये भले ही इतना लंबा में गया हो, 3 स्टेप का क्वेश्चन गया हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्रेन का यूज करके अगर आप पहला चाल निकालोगे तो दूसरा चाल बस गेस करके निकाल लोगे। कैसे, तो 800 मीटर जाने में 72 सेकंड लगता है और 1200 मीटर जाने में भी 72 सेकंड लगता है, मतलब चाल क्या होगा, जस्ट उसका 1.5 गुना, क्योंकि 800 का 1.5 गुना क्या है, 1200 है, तो इसका मतलब चाल भी 40 का 1.5 गुना कितना 60 हो जाएगा, यानी दूसरा का चाल हम लोग ऐसे ही गेस करके निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा सवाल है। कह रहा है कि 3 शहर एबीसी इस प्रकार स्थित हैं कि वे सीधी रेखाओं से जुड़ते हुए एक समबाहु त्रिभुज का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। यदि ए से बी तक का चाल कितना है, 40 है, बी से सी तक का चाल कितना है, 60 है, और सी से ए तक का चाल कितना 72 है। देखो तीनों का चाल दिया हो और कह रहा है कि तीनों जो है, चूंकि कैसे त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग 40, 60 और 72 का एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम को हम लोग मान लेंगे दूरी, है ना, कि सब किसके बराबर 360। तो आपको पता है कि 40, 60 और 72 का एलसीएम जब निकालोगे तो 360 किलोमीटर आएगा। हमसे क्या पूछ रहा, पूरी यात्रा के लिए, यहाँ पर यात्रा के लिए औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल क्या फॉर्मूला होता है, तो आप पढ़े हो कि औसत चाल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी। एक दूरी 360 था तो कुल दूरी कितना, 3 गुने 360 और बटे कुल समय। पहला समय कितना, तो 360 बटे 40, क्योंकि समय कैसे निकलता है, दूरी बटे चाल से। दूसरा 360 बटे, तो देखो कितना 60। तीसरा 360 बटे कितना 72, कैलकुलेट कर लो। तो ऊपर में तो 3 गुने 360 होना ही है, नीचे में कितना, ये 9 बार में, ये 6 बार में और ये 5 बार में, यानी 9, 6, 15 और कितना 20, काट लो 20 से कितना, तो आपका 18, यानी 18 तिया कितना 54 किलोमीटर पर आवर। तो आपका देख लो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और देखो सारा प्रश्न जो है ना वो एग्जामिनेशन में मैंने पूछे हुए प्रश्नों को हम लेकर आए हैं, जो कि थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बनाने में भी बहुत अच्छा और मजा आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो बहुत प्यारा सा सवाल है और अच्छे अच्छे बच्चों को ये दिक्कत करेगा, लेकिन बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है ना कि ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं, ठीक है, जो आगे कह रहा है कि केंद्र के किस ओर हो, एक ही ओर हो। ठीक है, थोड़ा सा ना हम इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखो समझना इस प्रश्न को, बहुत प्यारा सा सवाल है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या है, एक ही ओर है। ठीक है, मान लो ये सपोज करो नॉर्मली सेंटर होता, लेकिन नहीं, हमको खींचना है जीवा, यानी पहला जो है हम मान लेते हैं कि पहला जो है मेरा ये है ए बी, ठीक है, और दूसरा इसको थोड़ा सा मैं और नीचे खींच लाऊं, पहला ये है एक और दूसरा मेरा ये है। ठीक है, जहां पर दिया हुआ है कि सी डी, देखो सी डी इज इक्वल टू 2AB, यानी सी डी बटे ए बी किसके बराबर, 2:1, यानी ए बी का जितना मान होगा उसका दुगुना क्या होगा सी डी। क्वेश्चन में ए बी का वैल्यू दिया, मतलब क्लियर हो गया कि ए बी छोटा वाला है। टोटल ए बी अगर मान लो सपोज करो ये सेंटर है, यहां से अगर ऐसे खींचते तो इसका मतलब ये कितना, तो 6 का आधा 3, और सी डी जो है वो ए बी का दुगना। तो अगर भैया ए बी बराबर 6 है, इसका मतलब सी डी कितना 6 गुने 2 कितना 12। तो इसका मतलब
कि ये यहां से दूरी, ये यहां से दूरी कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, हाँ या ना? तो बोलोगे हाँ सर दुगना है तो होना ही है। चलिए आगे क्या करा, दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, ये जो है CD की लंबाई की 1/4, तो CD का लंबाई 12, तो 12 का 1/4 आप निकाल सकते हो ना, कितना 3। तो अगर ये यहां से यहां तक की दूरी, ये यहां से यहां की दूरी नहीं पता है, x मान ले, तो ये दूरी कितना 3 है ना। मतलब अगर ये O है, ये अगर M है, तो हम कह सकते हैं कि OM का वैल्यू कितना, तो आपका x+3, और ये पॉइंट अगर मान लो सपोज करो N है ये पॉइंट, ठीक है, तो इसका मतलब ON का मान कितना x, क्योंकि ये बीच का दूरी कितना 30। अब बताना आप जरा सा बताना कि ये त्रिज्या होगी, हाँ या ना? ये तो त्रिज्या ही होगी और ये भी क्या होगी, त्रिज्या ही होगी। और वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तब एक आपका देखो यहाँ पर ट्रायंगल है, मान लो ये आपका C है और ये आपका D है, तो एक ये पॉइंट कितना, ये पॉइंट N था और ये पॉइंट M था, तो ट्रायंगल NOD में ये त्रिज्या यानी कि कर्ण होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिज्या किसके बराबर, तो x² प्लस कितना 6² के बराबर। और ट्रायंगल MOB में त्रिज्या किसके बराबर, तो x+3, x प्लस कितना x+3 है ना, इसका होल स्क्वायर और प्लस कितना 3 का होल स्क्वायर कर सकते हो। तो बोलोगे हाँ सर त्रिज्या तो आपस में बराबर ही होती है, तो कर ही सकते हैं। हल कर लेंगे कैसे, तो देखो x² प्लस 36 किसके बराबर, x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस 9। आपका x² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप कर सकते हो कि 36 किसके बराबर, तो आपका 18 प्लस 6x के बराबर, यानी 6x का वैल्यू 18, यानी कि x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू भी 3 निकल गया। अब x का वैल्यू 3 निकल गया, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या, या तो त्रिज्या ये है भैया, ठीक है, ये किसके बराबर, दोनों r² के बराबर। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि r² का वैल्यू x² प्लस 6² के बराबर है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी r का वैल्यू कितना, अंडर रूट इसके बराबर, यानी अंडर रूट 9 प्लस 36, यानी अंडर रूट 45 के बराबर। इसका मतलब r का वैल्यू कितना 3√5, ये मेरा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बहुत प्यारा सा सवाल था और आप इसको इजीली बना सकते थे, है ना, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 नंबर देखो क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है और बहुत अच्छे बच्चों को इसमें दिक्कत होना है, खतरनाक सा सवाल है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये इस चीज का भी क्लियरिटी कर लेना। त्रिभुज ABC एक वृत्त के अंदर है, ठीक है, यहां पर ध्यान देना, एक वृत्त के अंदर है, ठीक है, यहां पर मिसप्रिंटिंग है, एक वृत्त के अंदर है, ठीक है, यानी कि आपको एक सर्किल बनाना है सबसे पहले, ठीक है, और वो सर्किल कुछ ऐसे मान लो हमने यहां पर ले लिया, रुक जाओ एक मिनट। कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC एक वृत्त के अंदर है, तो पहले तो मान लो यहां पर हम ले लेते हैं एक, इस तरह से हम ले लिए, ठीक है, ये पॉइंट अगर A है, ये B है, ये क्या है C है। अब कह रहा है कि A और जिसका केंद्र क्या है O है, मान लो इसका केंद्र O है। आगे कह रहा है कि AO को बढ़ाने पर वह वृत्त के K पर मिलता है, ठीक है, AO को ऐसे बढ़ा लिए, ये पॉइंट O था, ठीक है, और इसको बढ़ाने पर यह कहां पर मिल रहा है, K पर मिल रहा है। और कह रहा है कि AD लंब है BC पर, यानी कि यहां पर देखो आपको एक लाइन और खींचना पड़ेगा कि ये भैया AD एक ऐसे आता है, ये लंब है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब ये कितना 90 डिग्री है। आगे कह रहा है एंगल B 80, ये कोण अगर 80 है दिया हुआ है और दिया एंगल C 64, ये कोण 64 है, तो आप पढ़े हो कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180,
यानी ये टोटल कितना, तो भैया बोलोगे कि ये टोटल एंगल ए जो होगा वो 180 में से इन दोनों को घटा लेंगे, यानी 144 को घटा लीजिएगा, यानी कितना 36 डिग्री। तो ये एंगल ए टोटल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएंगे। हमसे डी ए के पूछ रहा है, खोजिए तो डी ए के कहाँ है, तो डी ए के इस कोण का हमको मान निकालना है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, इस कोण का, इन दोनों के बीच का कोण, यानी इन दोनों के बीच ये वाले कोण का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो सोचो, थोड़ा सा ब्रेन लगाओ। अब देखो यहाँ पर ये जो है, आप ध्यान देना, यहाँ पर आप विशेष जब ध्यान दोगे तो ये मेरा था सेंटर, ठीक है, ये मेरा केंद्र था। तो क्या अपने मन से यहाँ थोड़ा सा देखना कि अगर इसको और इसको हम मिला दिए, अगर इसको हम और इसको मिला दिए, ये पॉइंट ओ था, तो हम कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ सी। क्यों, क्योंकि वृत्त की दोनों क्या है, त्रिज्याएं, और त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, है ना। तो इसका मतलब कि देखो ये टोटल एंगल टोटल अगर ए 36 है, तो ये अगर 90 है, ये 80 है, तो ये वाला कोण कितना होगा, तो ये वाला कोण आप क्या बोलोगे, आप बोल सकते हो डायरेक्ट 10 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये 90, ये 80, यानी ये कितना, ये कोण कितना 10। अब अगर भैया ये 10 निकल गए, है ना, ये वाला अगर निकल गया कितना 10, ठीक है, ये 10 है, तो अब आप सोचो कि यहां पर ये जो कोण आपके पास है, ये दोनों कोण मिलाकर अभी भी कितना है, तो अभी भी 36 माइनस 10 यानी कितना 26 है। अब सोचो कि ये अगर 80 है, तो ये केंद्र पर बना कोण टोटल कितना होगा 160, हाँ या ना, तो बोलते हो, पढ़े हो कि हाँ सर, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना। तो भैया अगर ये 160 होगा, तो इसमें ये वाला कोण कितना 10, क्योंकि ये त्रिज्या था, ये देखो आपका ब्लू वाला ऐसे ये त्रिज्या था, और ये भी क्या था, त्रिज्या था, यानी ये कोण भी कितना 10। तो अब सोचो ये 10, ये 10, इसका मतलब दोनों के बीच वाला कोण कितना हो जाएगा, तो आपका कितना 36 में से 20 घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी कितना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका कितना 16 डिग्री। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, और मैंने समझाया आपको, सबसे पहले आप टोटल निकाल लिए 36, ये 90, ये 80, तो ये कितना 10। उसी प्रकार ये अगर 80 तो ये 160, और चूंकि ये और ये त्रिज्या थी, यानी ये भी 10, ये भी 10, तो बीच का कोण 36 माइनस 20, तो ये जो बीच का जो कोण बनेगा वो कितना, आप कह सकते हो कि 36 माइनस कितना 10 प्लस 10, यानी 36 माइनस 20, यानी कितना 16 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने कहा था कि बहुत प्यारा सा और खतरनाक सा सवाल है, जो कि एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आएगा तो आपसे बहुत लोगों से नहीं बन पाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी। और आपका देखो, हम लोग प्रैक्टिस सेट में इतने अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आए हैं, और अगर इस तरह के प्रश्न आप रेगुलर बनाओगे विद सॉल्यूशन के साथ, तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ ए, प्रथम पद क्या होता है ए, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2 दिया हुआ है, और सार्व अनुपात यानी आर का रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है। तो उस श्रेणी का पांचवा पद क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पर पांचवा पद होता है ए आर दी पावर कितना 4 हो जाएगा ना। तो अब ए का वैल्यू पुट कर लो 2, आर का वैल्यू कितना 3, और इसके पावर में 4, यानी 2 गुने 3 के पावर में कितना 4, ठीक है, पुट कर लो, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 3 के पावर में 4 कितना होता है, तो आपका 81, यानी 2 इंटू 81 162, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर। तो जो उसको फॉर्मूला पता है कि यहाँ पांचवा पद ये होता है, वो फटाक से हल कर लेंगे और इजिली इन प्रश्नों को बना भी लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्या करा, देखो हाइट एंड डिस्टेंस का, तो हमने वही काम किया कि हर चैप्टर से प्रश्न यहाँ हम लोग लेकर आते हैं। कह रहा है कि एक समुद्र के किनारे एक टावर के शीर्ष पर एक खड़ा व्यक्ति यह पाता है, देखो कह रहा है ना, समुद्र के किनारे एक टावर के शीर्ष पर खड़ा व्यक्ति
यानी यहां पर खड़ा व्यक्ति क्या पाता है, तो यहां पर खड़ा व्यक्ति ये पाता है ना, कि उसकी तरफ आ रहे नाव का उन्नयन कोण 10 मिनट में पहले कितना डिग्री था, 30 डिग्री था, और 10 मिनट में कितना होता है, 60 डिग्री। अब आप पढ़े हो, अगर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हो कि जैसे ही 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है, तो अगर ये दूरी अगर d है, तो इसका मतलब ये यहां से यहां दूरी जो होगा वो कितना होगा, d/2 हो जाएगा। तो अब बताओ कि 10 मिनट कह रहा है ना कि 10 मिनट में 30 डिग्री से कितना 60 डिग्री रहता है। तो सोचो कि d का वैल्यू 10 मिनट है, तो d/2 का वैल्यू कितना होगा, तो इजिली निकाल लोगे कि d/2 का वैल्यू कितना 10/2 यानी कितना 5 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। अब बताओ, ऐसा प्रश्न आप लोग बहुत कम लोग ही बनाए होंगे प्रैक्टिस सेट में, लेकिन ये बहुत बेहतरीन सा सवाल था। और ये कंसेप्ट आपको पता है कि जब 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है, तो ये वैल्यू अगर डी हो तो ये वैल्यू उसका जस्ट आधा हो जाता है, d/2 होता है। तो ये यहाँ पर इसका वैल्यू अगर 10 मिनट है, तो इसका वैल्यू कितना 10 का आधा यानी 5 मिनट राइट आंसर होगा। तो बहुत प्यारा सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या कह रहा है, 16,000 पर 20% वार्षिक। देखो क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 मंथ में कितना मिलता है, 20% मिलता है। तो इस ब्याज की दर से 9 महीने का CI ज्ञात करें, जबकि दर क्या थी, त्रैमासिक, मतलब 3-3 महीने पर कैलकुलेट होता है। तो 12 महीने में अगर 20% मिलता है, तो आप बोल सकते हो एक मंथ में कितना, तो एक मंथ में 20/12, तो 3 मंथ में कितना, तो इंटू में 3, यानी आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते थे कि इसका मतलब 3 मंथ का कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लो, 4 और 4 से कितना 5, यानी 3 मंथ का रेट कितना 5%, बस बन गया। अब देखो कि 3-3 महीना पर कैलकुलेट करते हो और हमसे कितने का 9 महीने का पूछ रहा है, मतलब 20-20। आप सोचो कि 5% का जब वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो कितना होता है, आप जब उस तरह से रेशियो में बदलते हो तो 20 किस में बदलेगा, 21 में बदलेगा। और ऐसा ऐसा कितना बार, 3 बार। तो यहाँ पर आपका 20 बदलेगा 21 में, फिर 20 बदलेगा 21 में, फिर 20 बदलेगा 21 में, यानी यहाँ पर ये मूलधन को बताता है, ये मिश्रधन को बताता है ना। और आपको पता है कि दोनों का जो डिफरेंस होता है, वो किसको बताता है, तो वो बताता है आपके ब्याज को। तो दोनों का डिफरेंस कितना 1261। तो अब देखो क्वेश्चन में किसका वैल्यू दिया, मूलधन का, यानी मूलधन इसका कितना है 2 गुना। ठीक है, अगर मूलधन 2 गुना है, मतलब हमसे मिश्रधन पूछता तो इसका 2 गुना होता, ब्याज पूछता तो इसका 2 गुना होता। हमसे पूछ क्या रहा था, CI ही तो पूछ रहा था, यानी 1261 का कितना 2 गुना, यानी 2522 आपका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत आपका इजी सा आसान सा कंसेप्ट था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे से समझ भी आया होगा। और लगातार जब इस तरह के प्रश्नों को रेगुलर सेट बनाओगे विथ सॉल्यूशन, क्योंकि देखो मैंने बहुत सारी चीजों को, बेसिक चीजों को नहीं बताया, क्यों, क्योंकि ये सेट प्रैक्टिस का सवाल है, और सेट कौन बच्चे बनाते हैं, जिनका कंसेप्ट क्लियर है। तो इसीलिए मैं शॉर्ट मेथड को यूज करके और थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन को कम बताता हूं इसमें, क्योंकि इसमें वैसे ही बच्चे आएंगे जिनका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप ऐसे जगह सेट बनाओ जहां सॉल्यूशन भी आपको मिलता है, जिससे आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद भी आया होगा सेशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अपने कुछ बेहतरीन दोस्तों को साथ में लेकर आए, जहां पे हम लोग का ऑफलाइन बनता है। क्योंकि जब अच्छे अच्छे बच्चे मिलकर सेट बनाएंगे ना, तो कंपटीशन थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, तैयारी उतना ही बेहतर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 22 में। थैंक यू।